क्या आपने कभी गौर किया है कि जो सचमुच के अमीर लोग होते हैं वो पैसे के बारे में कभी बात नहीं करते? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इस चुप्पी के पीछे एक बहुत शक्तिशाली कारण छिपा है। यही वो चाबी है जो उनकी दौलत की रक्षा करती है और उसे लगातार बढ़ाती रहती है। जहां हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसे के बारे में बात करना तो आम बात है, वहीं अमीर लोग जानते हैं कि ये एक घातक गलती हो सकती है। लेकिन वे ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी दुनिया को नहीं पता? इस वीडियो में मैं उन 10 कारणों का खुलासा करने जा रहा हूं कि क्यों अमीर लोग पैसे के बारे में कभी बात नहीं करते और कैसे आप इन रणनीतियों का उपयोग अपनी संपत्ति की रक्षा करने, वित्तीय गलतियों से बचने और सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। वॉरेन बफे इसका एक सटीक उदाहरण है। उन्होंने और उनके अरबपति दोस्तों ने ये जान लिया है कि पैसे पर चुप्पी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार है। इनमें से हर कारण एक पहेली के टुकड़े जैसा है जिसे अमीरों ने सुलझा लिया है, और आखिरी रहस्य जिसे मैं अंत में बताऊंगा वो सबसे शक्तिशाली है। ये आपकी दौलत को बचाने और उसे गायब होते देखने के बीच का अंतर तय कर सकता है। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वो आपके वित्तीय दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं पहले कारण से कि क्यों चुप्पी उन खतरों के खिलाफ आपका सबसे अच्छा कवच है जो पैसा अपनी ओर खींचता है। कारण 10, चुप्पी आपकी ढाल है। क्या आप जानते हैं कि अमीरों के लिए पैसे के बारे में चुप रहना सिर्फ समझदारी का मामला नहीं है, बल्कि समस्याओं के खिलाफ उनकी पहली सुरक्षा पंक्ति है? सोचिए, लोग आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में जितना कम जानेंगे, वे उतना ही कम आपको जज करेंगे या इससे भी बुरा आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और सच कहूं तो दिखावे से ज्यादा मुसीबत को कोई और चीज नहीं खींचती। अपनी वित्तीय जानकारी साझा करना आपको एक निशाना बना सकता है, चाहे वो मदद मांगने वाले परिचित हों या ऐसी स्थितियां जहां कोई आपसे सिर्फ इसलिए ज्यादा पैसे वसूलता है क्योंकि उसे पता है कि आप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए वॉरेन बफे इस कला के उस्ताद हैं। वे 1958 से एक ही घर में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे कुछ बड़ा नहीं खरीद सकते, वे बस अनावश्यक ध्यान से बचना चुनते हैं। उनकी ये रणनीतिक चुप्पी एक अदृश्य ढाल की तरह काम करती है जो उनकी दौलत को मुसीबत से दूर रखती है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ अरबपतियों के लिए है। आप इस तरीके को आज ही अपना सकते हैं। आम बातचीत में अपनी कमाई या निवेश के बारे में बात करने से बचें। अपने वित्तीय मामलों को खुद तक और कुछ चुनिंदा भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित रखें। ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सरल है। जितने कम लोग जानेंगे, आप उतनी ही चैन की नींद सोएंगे। जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते वो ये है कि ये चुप्पी एक फायदा उठाने का भी एक शक्तिशाली जरिया है, जो हमें अगले कारण पर लाता है। कारण 9, चुप्पी सच्चे रिश्तों को बचाती है। पैसे में एक अजीब ताकत होती है जो लोगों का आपके प्रति नजरिया बदल देती है, और ये हमेशा अच्छा नहीं होता। अमीर लोग जानते हैं कि अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में चुप रहकर वे एक अनमोल चीज की रक्षा करते हैं, अपने सबसे कीमती रिश्ते। आखिर कौन चाहता है कि लोग उसे सिर्फ एक चलता फिरता एटीएम समझें? जब आप पैसे के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं तो आप दोस्ती को लेन देन में बदलने का जोखिम उठाते हैं। अचानक दोस्तों के साथ लंच अजीब हो जाता है क्योंकि हर कोई उम्मीद करता है कि बिल आप ही भरेंगे। और ईमानदारी से बताइए, किसके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि कोई दूर का रिश्तेदार अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो और ये क्लासिक लाइन बोली हो, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। ये एक भावनात्मक बोझ है जिससे आप बस अपनी वित्तीय जिंदगी को निजी रखकर बच सकते हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स इस बात का उदाहरण है कि कैसे विवेक सच्चे रिश्तों की रक्षा करता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से होने के बावजूद वे उन रिश्तों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं। ये उन्हें उन लोगों से जुड़ने में मदद करता है जो उनके मूल्यों को साझा करते हैं, न कि उन लोगों से जिनकी नजर उनकी दौलत पर है। क्या आप इस जाल से बचना चाहते हैं? तो रणनीतिक बनिए। पारिवारिक समारोहों में, दोस्तों के बीच या काम पर पैसे को बातचीत का विषय न बनने दें। ये छिपाने के बारे में नहीं है, ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके रिश्ते भरोसे, सम्मान और साझा मूल्यों पर बने हों, न कि इस पर कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है? रुकिए, ये तो बस शुरुआत है।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, ताकि मैं आपके लिए ऐसा और भी कंटेंट ला सकूं। लिख दिया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुरक्षा की बात करें तो चुप्पी एक और तरह के खतरे के खिलाफ एक शक्तिशाली बाधा है, धोखेबाज और मौकापरस्त लोग। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। कारण 8, विनम्रता एक शक्तिशाली रणनीति है। जो सच में अमीर हैं, वे समझते हैं कि विनम्रता एक गुण से बढ़कर नहीं है, ये दौलत बनाने और उसे बनाए रखने के लिए एक व्यवहारिक रणनीति है। और चुप्पी इस दृष्टिकोण की नींव है। जब आप इस बारे में बात करने से बचते हैं कि आपके पास क्या है या आप कितना कमाते हैं, तो आप सीखने, सोचने और बेहतर निर्णय लेने के लिए जगह बनाते हैं। पैसे के बारे में खुलकर बात करने से अक्सर आत्मविश्वास की अधिकता या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों जैसी गलतियां होती हैं। दूसरी ओर जो लोग विनम्रता चुनते हैं, वे लगातार सीखते रहते हैं, हमेशा इस बात से अवगत रहते हैं कि वे क्या सुधार सकते हैं। वॉरेन बफे के दाहिने हाथ चार्ली मंगर का मानना है कि अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका ये स्वीकार करना है कि आप क्या नहीं जानते और सीखते रहना है। यही मानसिकता उन लोगों को अलग करती है जो आगे बढ़ते हैं और जो वहीं रह जाते हैं। चुप रहना आपको दूसरों से होड़ लगाने के जाल में फंसने से भी बचाता है। ये दिखाने के लिए कि आप सबसे ऊपर हैं, आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, आपके अपने वित्तीय लक्ष्य। आखिर दूसरों को प्रभावित करने का क्या मतलब अगर आप अपनी जिंदगी की उन चीजों पर से ही नियंत्रण खो दें जो सचमुच अहम है। विनम्रता का अभ्यास करना जटिल नहीं है। जब भी आपको कुछ वित्तीय साझा करने की इच्छा हो तो खुद से पूछें, क्या इससे वास्तव में मदद मिलेगी या मैं सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहा हूं। कमाई के बारे में बातचीत को सीखने, निवेश या लंबी अवधि की रणनीतियों पर चर्चा से बदलें। ये आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है जो सत्यापन नहीं बल्कि मूल्य की तलाश में है। अब एक और भी कीमती चीज है जिसे विनम्रता बचाने में मदद करती है, लोगों के साथ वास्तविक संबंध। और यही हमें अगले कारण पर ले लाता है। कारण 7, विकास पर ध्यान दें, दिखावे पर नहीं। जबकि बहुत से लोग दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, अमीरों का एक सुनहरा नियम है, पहले विकास करो, बाद में दिखाओ, या उससे भी बेहतर कभी दिखाओ ही नहीं। उनके लिए सच्ची वित्तीय सफलता का रहस्य उन चीजों में निवेश करने में निहित है जो परिणाम देती हैं, न कि उन चीजों में जो ध्यान आकर्षित करती हैं। और इसके लिए चुप्पी आवश्यक है। धन का दिखावा न केवल संसाधनों की खपत करता है, बल्कि ध्यान भी उस चीज से भटकाता है जो वास्तव में मायने रखती है। कुछ स्थायी बनाना। किसी को प्रभावित करने के तरीके के बारे में सोचने में बिताया गया हर मिनट एक ऐसा मिनट है जिसका उपयोग सीखने, निवेश करने या नए अवसर पैदा करने के लिए किया जा सकता था। स्टीव जॉब्स इसे अच्छी तरह समझते थे। वो अनावश्यक निर्णयों से बचने के लिए हर दिन एक ही पोशाक पहनते थे और अपनी सारी ऊर्जा उस चीज पर केंद्रित करते थे, इनोवेशन। यही बात वित्तीय निर्णयों पर भी लागू होती है। प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सरलता अपनाएं। चुप्पी अमीरों को अधिक समझदारी से निवेश करने की भी अनुमति देती है। अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में विवरण साझा करने से बचकर वे बाहरी रायों से बचते हैं जो भ्रमित कर सकती हैं या हस्तक्षेप कर सकती हैं। इस तरह वे अनावश्यक प्रतियोगिताओं या तुलनाओं में खो जाने के बजाय व्यापार बनाने, संपत्ति हासिल करने और निष्क्रिय आय उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या आप इसे अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं? तो पुनर्मूल्यांकन करें कि आप अपनी ऊर्जा कहां निर्देशित कर रहे हैं। यदि कोई बड़ा खर्च या खरीद सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा से प्रेरित है, तो रुकें और सोचें। उन संपत्तियों में निवेश करें जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे अच्छे स्टॉक्स में सिप, रियल एस्टेट या यहाँ तक कि आपकी अपनी शिक्षा और कौशल। यही वो है जो ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में आपके पास वास्तव में कुछ मूल्यवान हो। मूल्य की बात करें तो अगला बिंदु ये बताता है कि कैसे चुप्पी पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की रक्षा करती है, आपकी सुरक्षा और मन की शांति। चलिए अब उस पर बात करते हैं। कारण 6, चुप्पी घोटालों और अवसरवादियों से बचाती है। जितने अधिक लोग आप वित्तीय स्थिति के बारे में जानते हैं, आपके निशाने पर आने का जोखिम उतना ही अधिक होता है। अमीर लोग इसे पूरी तरह से समझते हैं। वे चुप्पी को घोटालों, धोखाधड़ी और केवल उन लोगों के खिलाफ सबसे कुशल बचाव के रूप में उपयोग करते हैं जो आपसे कुछ छीनने में रुचि रखते हैं। पैसे के बारे में बात करना केवल जिज्ञासा से ज्यादा आकर्षित करता है, ये समस्याओं को आकर्षित करता है।
ये ठीक वैसा ही है जैसा कई लॉटरी विजेताओं के साथ होता है, जो अंततः टूट जाते हैं क्योंकि वे पैसे मांगने वाले या शानदार अवसर की पेशकश करने वाले लोगों के सैलाब को संभाल नहीं पाते। आपने शायद किसी ऐसे व्यक्ति की कहानियां सुनी होंगी जिसने एक संदिग्ध सौदे में सब कुछ खो दिया, है ना? इन कहानियों में जो बात समान है वो है विवेक की कमी। दूसरी ओर अमीर लोग अपनी संपत्ति के बारे में अनावश्यक जानकारी साझा करने से बचते हैं। उनके वित्त के बारे में जितने कम विवरण उपलब्ध होंगे, धोखाधड़ी या भ्रामक प्रस्तावों का शिकार होने की संभावना उतनी ही कम होगी। यहाँ एक व्यावहारिक उदाहरण है। उन्हें मिले बोनस के बारे में खुलकर बात करने के बजाय वे उस पैसे को विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करते हैं और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। सरल लेकिन शक्तिशाली। तो आप क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर या उन लोगों के साथ कभी भी वित्तीय जानकारी साझा न करें। अपने करीबी सामाजिक हलकों में भी अपनी वित्तीय स्थिति पर चर्चा करते समय चयनात्मक रहें और याद रखें, अगर कोई प्रस्ताव सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद वो सच नहीं है। सतर्क रहें और अपने पैसे की रक्षा करें। अपने वित्त की रक्षा करना तो बस शुरुआत है। चुप्पी विकास पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। चलिए अगले कारण में इसका पता लगाते हैं। कारण 5, वास्तविक रिश्ते धन से ज्यादा कीमती होते हैं। पैसे का मानवीय रिश्तों को उलझाने का एक अजीब तरीका है। जब लोगों को पता चलता है कि आपके पास कितना है तो ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास सब कुछ बदल जाता है, और जरूरी नहीं कि बेहतर के लिए। अमीर लोग जानते हैं कि चुप्पी ही वास्तविक रिश्तों को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। वे रिश्ते जो वास्तव में मायने रखते हैं। क्या आपने गौर किया है कि जब आप पैसे के बारे में विवरण साझा करते हैं तो आप उन लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जो आपके बैंक खाते में रुचि रखते हैं, न कि आप वास्तव में कौन हैं। कल्पना कीजिए कि कोई दोस्त अचानक वित्तीय मदद मांग रहा है, या कोई रिश्तेदार जो केवल तभी फोन करता है जब वो मुसीबत में हो। पैसे के बारे में बात करना ईमानदार बातचीत को लेन देन वाले रिश्तों में बदल सकता है, और ये एक भावनात्मक बोझ है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। बिल और मेलिंडा गेट्स इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे वास्तविक संबंधों पर ध्यान केंद्रित रखा जाए। लगभग असीमित संसाधनों के बावजूद वे वित्तीय स्थिति के बजाय मूल्यों पर आधारित रिश्तों और साझेदारियों को प्राथमिकता देते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि उनके आसपास के लोग सही कारणों से हैं, ना कि वे क्या हासिल कर सकते हैं इसके लिए। आप भी ऐसा ही करना शुरू कर सकते हैं। सामाजिक समारोहों में या यहाँ तक कि परिवार के साथ भी वित्तीय चर्चाओं से बचें। इसके बजाय बातचीत को सामान्य हितों, साझा मूल्यों और आपसी लक्ष्यों की ओर मोड़ें। ये वित्तीय अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त स्थायी रिश्तों के लिए एक ठोस आधार बनाता है। जबकि चुप्पी आपके रिश्तों की रक्षा करती है, ये कुछ और भी महत्वपूर्ण सुनिश्चित करती है। बाहरी दबावों के बिना निर्णय लेने की आपकी स्वतंत्रता। चलिए अगले कारण में इस पर चर्चा करते हैं। कारण 4, कम ध्यान भटकाओ, अधिक विकास। अमीरों के पास एक ऐसा लाभ है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। वे समझते हैं कि ऊर्जा सीमित है और इसे उन चीजों की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। जब आप पैसे के बारे में बात करने और अपने वित्तीय जीवन को दुनिया के सामने उजागर करने में समय बिताते हैं, तो आप ऐसे भटकाव पैदा करते हैं जो आपका ध्यान खींचते हैं और विकास से ध्यान हटाते हैं। और वे समझते हैं कि ध्यान ही सफलता का मुख्य घटक है। पैसे के बारे में हर अनावश्यक बातचीत तुलना, प्रतिस्पर्धा या यहाँ तक कि ऐसे निर्णयों को जन्म दे सकती है जो कहीं नहीं ले जाते। कल्पना कीजिए कि आप दोस्तों के साथ एक सभा में हैं और बातचीत इस बहस में बदल जाती है कि कौन आर्थिक रूप से बेहतर है। अंत में ये केवल असुरक्षा को बढ़ावा देता है या आपको एक बिंदु साबित करने के लिए अधिक खर्च करने जैसे आवेगी निर्णयों के लिए प्रेरित करता है। इस बीच अमीर लोग चुप्पी चुनते हैं और उस समय का उपयोग अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए करते हैं। स्टीव जॉब्स ने इसे समझा और अपनी दिनचर्या में लागू किया। उन्होंने अपने दैनिक निर्णयों को जितना संभव हो सके उतना सरल बनाया, जैसे कि क्या पहनना है, ताकि मानसिक ऊर्जा को उस चीज के लिए बचाया जा सके जो वास्तव में मायने रखती थी। वही सिद्धांत वित्त पर भी लागू होता है।
जो लोग पैसे के बारे में कम बात करते हैं, उनके पास उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय और स्पष्टता होती है जो परिणाम उत्पन्न करती हैं, चाहे वो नया निवेश हो, व्यावसायिक विचार हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो। इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए उन वार्तालापों के प्रकार को फिल्टर करना शुरू करें जिनमें आप शामिल होते हैं। अपने वित्तीय विकल्पों को सही ठहराने या अनावश्यक विवरणों पर चर्चा करने में ऊर्जा खर्च करने से बचें। इसके बजाय उस समय का उपयोग उन रणनीतियों बनाने या लागू करने के लिए करें जो आपकी संपत्ति को बढ़ाती हैं। आपका ध्यान एक मूल्यवान संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। क्या आप इन कारणों को पहले से जानते हैं? क्या आप उनमें से किसी को अपने वित्तीय जीवन में लागू करते हैं? यदि हाँ, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। और सुरक्षा की बात करते हुए, चुप्पी विकास से परे कुछ सुनिश्चित करने में भी मदद करती है। यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को संरक्षित करती है। यही हम आगे पता लगाएंगे। कारण 3, चुप्पी में स्वतंत्रता। अमीर समझते हैं कि सच्ची संपत्ति केवल भौतिक चीजों के मालिक होने के बारे में नहीं है, बल्कि उस स्वतंत्रता के बारे में है जो पैसा प्रदान कर सकता है। हालांकि यह स्वतंत्रता तभी पूर्ण होती है जब कोई बाहरी दबाव या सामाजिक अपेक्षाएं ना हों। इसीलिए चुप्पी इतनी महत्वपूर्ण है। यह आपको अपनी गति से जीने की अनुमति देती है, बिना किसी को सफाई देने की आवश्यकता के। जब आप पैसे के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो आप उन मानकों से बंध जाते हैं जो जरूरी नहीं कि आपके हों। दिखावा बनाए रखने का दबाव, ऐसी चीजें खरीदने का दबाव जिनकी आपको जरूरत नहीं है, या यहाँ तक कि ऐसी वित्तीय प्रतियोगिताओं में प्रवेश करने का दबाव जिनका कोई मतलब नहीं है। जो वास्तव में मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप दूसरों की अपेक्षाओं के कैदी बन जाते हैं। अमीर इससे प्लेग की तरह बचते हैं और इसी तरह वे अपनी स्वायत्तता को बनाए रखते हैं। मार्क जुकरबर्ग दिखावे पर स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वो हर दिन एक ही साधारण कपड़े पहनने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो कुछ अधिक महंगा नहीं खरीद सकते, बल्कि इसलिए कि वो अधिक महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए ऊर्जा बचाना पसंद करते हैं। वो जानते हैं कि असली विलासिता अपने समय और विकल्पों पर नियंत्रण रखना है, बिना दूसरों की राय की चिंता किए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये पुनर्परिभाषित करके कि आपके लिए वित्तीय सफलता का क्या अर्थ है। अपने आप से पूछें, क्या मैं स्वतंत्र महसूस करने के लिए या दूसरों को प्रभावित करने के लिए धन जमा कर रहा हूं? अपना पैसा उन चीजों में निवेश करें जो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे कि एक निष्क्रिय आय स्ट्रीम बनाना या ऐसे अनुभव सुनिश्चित करना जो आपको खुशी दें। वित्तीय स्वतंत्रता केवल अपनी गति से जीने के बारे में नहीं है, ये विकर्षणों को खत्म करने और वास्तव में मूल्य जोड़ने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में भी है, जो हमें अगले कारण पर लाता है। कारण 2, सूचना शक्ति है और चुप्पी एक हथियार है। अमीर जानते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो सुनहरा नियम स्पष्ट है, जिसके पास जानकारी है उसके पास शक्ति है। इसीलिए वे अपने वित्त के बारे में यथासंभव कम साझा करना चुनते हैं। विवरण प्रकट करना हानिरहित लग सकता है, लेकिन व्यवहार में ये दुनिया को अपनी कमजोरियों की नियमावली सौंपने जैसा है। एक बातचीत के प्रभाव के बारे में सोचें, जहां दूसरी तरफ को ठीक ठीक पता हो कि आप कितना भुगतान कर सकते हैं। यह स्वचालित रूप से आपके लाभ को समाप्त कर देता है और आप बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता खो देते हैं। ये पोकर खेलने जैसा है, जिसमें आपके सभी कार्ड मेज पर खुले हों। दूसरी ओर जो लोग चुप रहते हैं, वे दूसरों को अंधेरे में छोड़ देते हैं, और ये एक शक्तिशाली रणनीतिक स्थिति है। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण रियल एस्टेट सौदेबाजी में है। जो लोग सीमित संसाधन होने का दिखावा करते हैं, वे अक्सर बेहतर छूट सुरक्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि विक्रेता का मानना है कि सौदा पक्का करने के लिए उन्हें कीमत समायोजित करने की आवश्यकता है। अब इसके विपरीत कल्पना कीजिए, यदि उन्हें पता है कि आपके पास अतिरिक्त पैसा है, तो कीमत बढ़ने की संभावना है। इन जालों से बचने के लिए चुप्पी आपका सबसे अच्छा उपकरण है। अपने दैनिक जीवन में ये रुख अपनाएं। मूल्यों या निवेशों पर चर्चा करते समय इस पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या बातचीत की जा रही है, न कि इस पर कि आप क्या खर्च कर सकते हैं।
आकस्मिक बातचीत में भी कमाई या किसी विशिष्ट आंकड़े का उल्लेख करने से बचें। ये न केवल आपके लाभ को संरक्षित करता है, बल्कि अनावश्यक टिप्पणियों और निर्णयों से भी बचाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण विवरण है। चुप्पी केवल जानकारी को रोकने का एक तरीका नहीं है, ये आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति की भी रक्षा करती है, आपकी सुरक्षा। ये अंतिम और सबसे शक्तिशाली कारण है जिसे हम अब खोजेंगे। कारण 1, चुप्पी वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। सबसे शक्तिशाली कारण कि अमीर लोग पैसे के बारे में कभी बात क्यों नहीं करते, सरल है। चुप्पी ही सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने की कुंजी है, बनाए रखने की कुंजी है। जब आप अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो आप विकर्षणों और बाहरी दबावों को समाप्त कर देते हैं, जिससे आपके निर्णय उस चीज से निर्देशित होते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, आपके लक्ष्य। पैसा जब खुलकर चर्चा की जाती है तो अवांछित ध्यान, आलोचना और यहाँ तक कि हस्तक्षेप को भी आकर्षित कर सकता है, जो आपको रास्ते से भटका देता है। इसके बारे में सोचें, कितनी बार आपने अपना मन बदला है या किसी वित्तीय निर्णय पर हिचकिचाए हैं क्योंकि किसी ने अपनी राय दी या कोई टिप्पणी की। अमीरों के पास इन विकर्षणों के लिए समय नहीं होता। वे जानते हैं कि उन्होंने जो कमाया है उसे बढ़ाने और उसकी रक्षा करने के लिए पूर्ण ध्यान आवश्यक है। सुरक्षा के मामले से कहीं ज्यादा चुप्पी कुछ महत्वपूर्ण भी प्रदान करती है। नियंत्रण, आपकी पसंद पर नियंत्रण, आपके विकास की गति पर नियंत्रण और आप दुनिया के साथ क्या साझा करते हैं इस पर नियंत्रण। इस बाधा के बिना आप एक ऐसे रास्ते पर चलने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जी सकते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। यदि आप इसे अपने जीवन में लागू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने वित्त के बारे में अधिक आरक्षित होकर शुरुआत करें। आपके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी को सीमित करें और अपनी योजनाओं की ऐसे रक्षा करें जैसे वे आपका सबसे बड़ा खजाना हो, क्योंकि वे हैं। सीखने, योजना बनाने और बिना किसी हस्तक्षेप के बढ़ने के लिए इस चुप्पी के स्थान का उपयोग करें। यहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। अब जब आपने अपने वित्तीय जीवन को बदलने के लिए ये शक्तिशाली रणनीतियां सीख ली हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आज आप कौन सी रणनीति लागू करना शुरू करेंगे। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, मैं उन सभी को पढ़ता हूं और ये देखना पसंद करता हूं कि आप कैसे प्रगति कर रहे हैं। इस वित्तीय यात्रा पर लगातार सीखते रहने और आगे बढ़ने के लिए प्रो बफेट HQ हमेशा आपके साथ है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पैसों के बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया गया उसमें कुछ तो गड़बड़ है? जैसे कि वो नियम जिनका हम दिन रात पालन करते हैं हमें कहीं नहीं ले जा रहे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है? सच तो ये है कि पैसों के बारे में 10 ऐसे बड़े झूठ हैं जो आपको काम, कर्ज और निराशा के एक चक्र में फंसाए रखने के लिए बार बार बोले गए हैं, और ये झूठ आपको हर दिन बहुत महंगे पड़ रहे हैं। दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, सबसे बड़ा वित्तीय खतरा किसी ऐसी चीज में विश्वास करना है जो सच नहीं है। और आज मैं इन झूठों का एक एक करके पर्दाफाश करने जा रहा हूं ताकि आप आखिरकार इस चक्र को तोड़ सकें। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो आप इन झूठों में से सबसे बड़े झूठ पर विश्वास करते रहने का खतरा उठाते हैं। ये आखिरी वाला झूठ शायद चुपके से आपके पैसों को बर्बाद कर रहा है और आपको उस वित्तीय आजादी तक पहुंचने से रोक रहा है। तो तैयार हो जाइए, एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, इन सभी खुलासों को लिख लीजिए और सबसे बढ़कर इन झूठों को खुद को गरीब बनाए रखने की इजाजत मत दीजिए। चलिए प्रो बफेट HQ पर शुरू करते हैं। 10वां झूठ, बस कड़ी मेहनत करो और तुम अमीर बन जाओगे। कितनी बार आपने ये सुना है, खूब मेहनत करो और तुम्हें दौलत मिलेगी। शायद आप सालों से इस पर विश्वास करते आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पैसों के बारे में बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी होती तो हमारे देश के मजदूर, सफाई कर्मचारी या फैक्ट्रियों में दिन रात खटने वाले लोग आज करोड़पति होते। लेकिन हकीकत तो कुछ और है ना? इस विचार के साथ दिक्कत यह है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर देता है। पैसा असल में काम कैसे करता है?
जहां हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए खुद को मारते रहते हैं, वहीं अमीर लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं। वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। जी हाँ, वे पैसिव इनकम के स्रोत बनाते हैं, जैसे निवेश, बिजनेस, रॉयल्टी, जो उनके सोते समय भी पैसा कमाते रहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, इसके लिए कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ सही रणनीति की जरूरत है। और यहाँ वो सच है जो आपको किसी ने नहीं बताया। सिर्फ कड़ी मेहनत आपको नहीं बचाएगी। सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है। कोई भी गलत कदम आपको नीचे गिरा सकता है। इसीलिए अमीर लोग अपने पैसों को फैलाकर रखते हैं। उनके पास कमाई के कई स्रोत होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दौलत सिर्फ शारीरिक मेहनत से नहीं आती, ये मेहनत को सही तरीके से इस्तेमाल करने से आती है। अब इससे पहले कि आप सोचें कि आपको सब कुछ छोड़ देना होगा, रुकिए, छोटे से शुरू करें। किसी म्यूचुअल फंड सिप में निवेश करने के बारे में क्या ख्याल है? या कोई ऐसा साइड बिजनेस शुरू करें जो आप पहले से करना जानते हैं, या फिर अपने घर की कोई खाली जगह किराए पर दे दें। जरूरी ये नहीं है कि आप ज्यादा काम करें, जरूरी ये है कि आप स्मार्ट तरीके से काम करें। ये सोचना कि सिर्फ मेहनत काफी है एक पुरानी सोच है। चलिए अब उस और भी चालाक झूठ के बारे में बात करते हैं जो शायद बिना आपकी जानकारी के आपके पैसों को बर्बाद कर रहा है। 9वां झूठ, पैसा बचाना ही सब कुछ है। जब पैसों की बात आती है तो बचत करना हर समस्या का सही जवाब लगता है। किसने नहीं सुना कि हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हकीकत यह है कि ये विचार अपने आप में एक जाल है। महंगाई नाम का वो अदृश्य दुश्मन आपके बैंक में पड़े हर रुपए की कीमत को धीरे धीरे खा रहा है। जो पैसा आपने कल बचाया था, उसकी कीमत आज उतनी नहीं है। सोचिए, 10 साल पहले आपके बचाए हुए 1 लाख रुपए से आज आप उतना सामान नहीं खरीद सकते जितना तब खरीद सकते थे। इसका मतलब है कि जब आप पैसा बचा रहे होते हैं, तब आप असल में पैसा गंवा रहे होते हैं। और अमीर लोग ये बात जानते हैं। वे अपने पैसे को बेकार नहीं पड़ा रहने देते। वे उसे स्टॉक, रियल एस्टेट और बिजनेस जैसी संपत्तियों में निवेश करके बढ़ाते हैं। यही वो चीज है जो पैसे की कीमत को महंगाई के खिलाफ सच में बचाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बचत करना पूरी तरह से गलत है। अचानक आने वाली मुसीबतों जैसे गाड़ी का खराब होना या कोई मेडिकल बिल के लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि आप बचे हुए पैसों का क्या करते हैं? सिर्फ बचत करने के बजाय क्यों ना उस पैसे को काम पर लगाया जाए। किसी आसान चीज से शुरू करें, जैसे कि इंडेक्स फंड या फिर सरकारी बॉन्ड जैसे कम जोखिम वाले निवेशों को देखें। जहां कई लोग ये सोचकर बचत करते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं, वहीं अमीर लोग उन चीजों में निवेश कर रहे हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। इसीलिए ये कहावत कि खाली पड़ा पैसा खोया हुआ पैसा है, बिल्कुल सही बैठती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी बचत की आदत को पैसे को कई गुना बढ़ाने की आदत में कैसे बदल सकते हैं? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ये सोचना कि बचत ही काफी है बहुत आरामदायक लेकिन खतरनाक है। आपके पैसे को बचाने और बढ़ाने का एक कहीं ज्यादा असरदार तरीका मौजूद है, और ये हमें अगले छिपे हुए सच की ओर ले जाता है। क्या हर तरह का कर्ज वाकई बुरा होता है? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। 8वां झूठ, कर्ज हमेशा बुरा होता है। कर्ज, सिर्फ ये शब्द सुनते ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि कर्ज एक ऐसी चीज है जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए। लेकिन ये नजरिया न सिर्फ सीमित है बल्कि गलत भी है। हर कर्ज बुरा नहीं होता, बल्कि कुछ कर्ज तो अगर समझदारी से इस्तेमाल किए जाएं तो दौलत बनाने की चाबी भी हो सकते हैं। इस पर विचार करें। जहां ज्यादातर लोग ऐसी चीजें खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं जिनकी कीमत घटती है, जैसे कि मोबाइल फोन या कपड़े, वहीं अमीर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे कर्ज का इस्तेमाल ऐसी संपत्ति हासिल करने के लिए करते हैं जो आय पैदा करती है, जैसे किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना या अपने बिजनेस में निवेश करना। उदाहरण के लिए, एक किराए की संपत्ति खरीदने के लिए लिया गया लोन बैंक को दिए जाने वाले ब्याज से कहीं ज्यादा पैसा कमा कर दे सकता है। इसे ही हम अच्छा कर्ज कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कर्ज ले लेना सही है।
बुरा कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या उन चीजों के लिए लोन लेना जिनकी कीमत घटती है, आपकी वित्तीय सेहत को बर्बाद कर सकता है। फर्क इस बात में है कि आप पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कर्ज लेने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मुझे कोई रिटर्न देगा या सिर्फ मुझे मुश्किल में डालेगा? ये एक सरल सवाल आपके क्रेडिट के साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है। बेशक कोई सिर्फ लोन लेकर अमीर नहीं बनता, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं तो अच्छा कर्ज भी बोझ बन सकता है। लेकिन ज्ञान और रणनीति के साथ क्रेडिट दौलत बनाने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। सोचिए, एक फ्रेंचाइजी खोलने के लिए फाइनेंस का इस्तेमाल करना या अपनी शिक्षा में निवेश करना जिससे आपकी सैलरी बढ़ जाए, ये है कर्ज का आपके लिए काम करना। मुद्दा कर्ज से बचने का नहीं है, बल्कि अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क करना सीखने का है। क्या आपने सोचा है कि अगर आप कर्ज के डर को विकास के अवसर में बदल दें तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? और अवसरों की बात करें तो आपको ये जानना होगा कि अमीर दिखने की कोशिश करना किसी की भी सबसे बड़ी वित्तीय गलती क्यों हो सकती है। 7वां झूठ, अमीर बनने के लिए अमीर दिखना जरूरी है। कितनी बार आपने किसी को महंगी गाड़ी चलाते या ब्रांडेड कपड़े पहने देखा है और सोचा है, वाह, ये आदमी तो पक्का अमीर होगा। यही वो गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। दौलत का दिखावा अक्सर सिर्फ दिखावा ही होता है। उस चमक दमक के पीछे कर्ज का पहाड़ और लगभग खाली बैंक अकाउंट हो सकता है। सच तो ये है कि अमीर दिखने की कोशिश करना गरीब बने रहने का सबसे तेज तरीका है। डिजाइनर कपड़े, EMI पर ली गई गाड़ियां और महंगे डिनर शायद दूसरों को प्रभावित कर दें, लेकिन आपकी असली दौलत बनाने में कोई मदद नहीं करते। जिनके पास सच में पैसा होता है, उन्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे ऐसी संपत्तियों में निवेश करने में व्यस्त होते हैं, न कि उन चीजों में जो सिर्फ उनका बटुआ खाली करती हैं। सोचिए, लुई वितोंग का मालिक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, और उसकी दौलत कौन बनाता है? वो लोग जो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिनकी कीमत दुकान से बाहर निकलते ही घट जाती है। जहां कुछ लोग सफल दिखने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं, वहीं दूसरे लोग स्टॉक, रियल एस्टेट और बिजनेस में निवेश करते हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। कभी कभी खुद पर खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या इससे मुझे कोई वास्तविक रिटर्न मिलेगा? सच्ची वित्तीय आजादी तब मिलती है जब आप अपनी दौलत को प्राथमिकता देते हैं, ना कि अपने दिखावे को। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वॉरेन बफेट जैसे लोग हैं, जो सादगी से रहते हैं जबकि उनका निवेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। दिखावा करना आकर्षक हो सकता है, लेकिन इससे कोई विरासत नहीं बनती। और जब हम कुछ ठोस बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस विचार के बारे में आपका क्या ख्याल है कि सरकार और सिस्टम आपका ध्यान रख लेंगे? ये सुनने में सुरक्षित लगता है, लेकिन अगला सच आपको दिखाएगा कि ये कितना जोखिम भरा हो सकता है। छठा झूठ, सिस्टम आपका ध्यान रखेगा। कितनी बार आपने सुना है कि बस मेहनत से काम करो, अपने EPF या NPS में योगदान दो और समय पर टैक्स भरो, इतना ही आपकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी है। ये विचार आरामदायक है, लेकिन खतरनाक है। सच तो ये है कि सिस्टम काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन आपके लिए नहीं। ये उन लोगों के हितों की सेवा करता है जो पहले से ही शीर्ष पर हैं। हमारे देश में रिटायरमेंट योजनाएं अक्सर बढ़ती महंगाई का मुकाबला नहीं कर पाती, और सरकारी लाभ भविष्य में अपर्याप्त हो सकते हैं या बदल भी सकते हैं। जरा पिछले कुछ दशकों में हुए वित्तीय संकटों को देखिए, चाहे वो 2008 का वैश्विक संकट हो या हाल के बाजार के उतार चढ़ाव। जिन लोगों ने सालों तक पेंशन फंड में योगदान दिया, उन्होंने अपनी जमा पूंजी को कुछ ही दिनों में ढहते हुए देखा। उनके लिए क्या बचा? सिर्फ निराशा और अधूरे बिल। जब आप आंख मूंद कर सिस्टम पर भरोसा करते हैं, तो अमीर अपनी खुद की वित्तीय सुरक्षा बना रहे होते हैं। वे रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस जैसी संपत्तियों में निवेश करते हैं, जिन्हें बढ़ने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। वे पेंशन या सरकारी मदद का इंतजार करने के बजाय एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो उनकी आजादी सुनिश्चित करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिस्टम के लाभों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए। इसे एक शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल करना सही है, लेकिन इसे कभी भी अपनी एकमात्र रणनीति न बनाएं।
ये सोचना शुरू करें कि आप अपने वित्त पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। ज्ञान में निवेश करें, आय के नए स्रोत बनाएं और अपने भविष्य की योजना उन चीजों के आधार पर बनाएं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी पहुंच से बाहर के फैसलों पर निर्भर न रहना आपको सच में आजाद महसूस कराएगा। और यहाँ एक सवाल है, क्या आप सिस्टम पर इतना भरोसा करते हैं या आप अपनी सुरक्षा खुद बनाने के लिए तैयार हैं? जब तक आप इस पर विचार करते हैं, चलिए एक और झूठ को तोड़ते हैं जो कई भावनाओं को भड़काता है। क्या पैसा वाकई सभी बुराइयों की जड़ है? 5वां झूठ, पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। कितनी बार आपने ये मुहावरा सुना है, पैसा तो हाथ का मैल है या पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। ये इतनी दृढ़ता से कहा जाता है कि ये एक परम सत्य लगता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। समस्या पैसा नहीं है, समस्या है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पैसा तो सिर्फ एक साधन है, ना अच्छा ना बुरा। ये बस उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को और बढ़ा देता है। सोचिए, सही हाथों में पैसा चमत्कार कर सकता है। ये किसी के इलाज का खर्च उठा सकता है, समुदायों की मदद कर सकता है, शिक्षा में निवेश कर सकता है या सपनों को हकीकत में बदल सकता है। दूसरी ओर गलत हाथों में ये लालच, भ्रष्टाचार और विनाश को बढ़ावा दे सकता है। जो चीज वास्तव में फर्क पैदा करती है वो पैसा नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करने वाला व्यक्ति है। ये विश्वास कि पैसा बुरा है एक खतरनाक मानसिक बाधा पैदा करता है। ये आपको ज्यादा चाहने के लिए दोषी महसूस कराता है और ये अपराध बोध आपको वित्तीय शिक्षा या बेहतर अवसरों की तलाश करने से रोकता है। क्या आपने कभी रोककर सोचा है कि ये विचार आपके फैसलों को कैसे प्रभावित कर रहा है? पैसे का डर या लालची बनने का डर शायद आपको स्थिर रखे हुए है। अजीम प्रेम जी या रतन टाटा जैसे लोगों को देखिए जो अपनी दौलत का इस्तेमाल बीमारियों को खत्म करने या शिक्षा में सुधार जैसे नेक कामों के लिए करते हैं। ये लोग पैसे को किसी बुरी चीज के रूप में नहीं देखते, वे इसे अच्छाई को बढ़ाने के एक साधन के रूप में देखते हैं। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको इस वर्जना को तोड़ना होगा और बिना अपराध बोध के पैसे को संभालना सीखना होगा। समस्या कभी पैसा नहीं रही, ये वित्तीय शिक्षा की कमी है जिसके कारण लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अब समय आ गया है कि आप इसके साथ अपने रिश्ते को बदलें। अब तक किस झूठ ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, या आपको लगता है कि ज्यादातर लोग अभी भी किस झूठ पर विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं इस पर आपके विचार सुनना पसंद करूंगा। और सीमित करने वाले विश्वासों की बात करें तो उस विचार के बारे में क्या ख्याल है कि दौलत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित है? ये अगला मिथक है। चौथा झूठ, दौलत सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। आप उस विचार को जानते हैं कि दौलत एक विशेष क्लब है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित है। ये अब तक बताए गए सबसे सीमित करने वाले झूठों में से एक है। सच तो ये है कि दौलत सिर्फ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो खेल के नियमों को सीखने और उन्हें लगातार लागू करने को तैयार है। जो चीज वास्तव में अमीरों को बाकी सबसे अलग करती है वो किस्मत या पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं बल्कि ज्ञान है। अमीर लोग समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और जानते हैं कि इसे बढ़ने के एक साधन के रूप में कैसे उपयोग करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अरबपति बन जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई भी सही रणनीतियों के साथ अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकता है। और इसकी शुरुआत वित्तीय शिक्षा से होती है। आज आपके पास इतिहास के किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। किताबें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, पॉडकास्ट और यहाँ तक कि मुफ्त यूट्यूब वीडियो भी आपको सिखाते हैं कि कैसे निवेश करें, बचत करें और आय के स्रोत बनाएं। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि लगातार किसी इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 में SIP के माध्यम से निवेश करना समय के साथ एक महत्वपूर्ण संपत्ति बना सकता है? इसे जटिल होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास है। अगर आप सोचते हैं कि दौलत आपके लिए नहीं है तो आप पहले ही हार चुके हैं। यही मानसिकता है जो सिस्टम चाहता है कि आप विश्वास करें। जितनी जल्दी आप उस चक्र को तोड़ेंगे और एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचना शुरू करेंगे जो दौलत बना सकता है, उतनी ही जल्दी आप बदलाव देखेंगे। दौलत योग्यता के बारे में नहीं है, ये कर्म के बारे में है।
और कर्म की बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि महीने दर महीने की तनख्वाह पर जीना क्या वाकई सामान्य है? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है और आपके वित्त को देखने का नजरिया बदल सकता है। तीसरा झूठ, महीने की तनख्वाह पर जीना सामान्य है। क्या आपने ध्यान दिया है कि महीने दर महीने की तनख्वाह पर जीने के विचार को कितना सामान्य बना दिया गया है? कई लोगों के लिए ये जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन सच तो ये है कि ये पैटर्न न सिर्फ अस्थिर है बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी खर्चों को कवर करने के लिए अगली तनख्वाह पर निर्भर रहना आपको लगातार एक कमजोर स्थिति में रखता है, जहां कोई भी आपात स्थिति विनाशकारी हो सकती है। हकीकत यह है कि इस तरह जीना एक जाल है। एक अप्रत्याशित मेडिकल बिल, कार की समस्या या यहां तक कि नौकरी छूटना भी महीनों या सालों की मेहनत को मिटा सकता है। और सबसे बुरी बात, ये चक्र कई लोगों को कर्ज में फंसाए रखता है, जो आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, इस पैटर्न को तोड़ने के तरीके हैं। पहला कदम एक इमरजेंसी फंड बनाना है। इसे शुरू में बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। मुश्किल समय में 25-50 हजार रुपए भी फर्क ला सकते हैं। उसके बाद ऊंचे ब्याज वाले बुरे कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल से छुटकारा पाने पर ध्यान केंद्रित करें। दरों पर बातचीत करने या इन खातों पर बड़े भुगतान को प्राथमिकता देने पर विचार करें। आपके बजट में छोटे मोटे समायोजन इन लक्ष्यों के लिए पैसा खाली कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी सैलरी के अलावा आय के स्रोत बनाना शुरू करना आवश्यक है। ये फ्रीलांस काम, एक छोटा बिजनेस या इंडेक्स फंड जैसे सरल निवेश भी हो सकता है। जब आप अपनी मुख्य नौकरी के बाहर पैसा कमाना शुरू करते हैं, तो आप इस खतरनाक निर्भरता से मुक्त होने के लिए पहला कदम उठाते हैं। महीने दर महीने जीने को स्वीकार करने का मतलब है फंसे रहना स्वीकार करना, लेकिन आपको समझौता करने की जरूरत नहीं है। और समझौते की बात करें तो चलिए एक और सीमित करने वाले विश्वास को चुनौती देते हैं। क्या यह सच है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता? चलिए आगे इसकी पड़ताल करते हैं। दूसरा झूठ, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। कितनी बार आपने ये मुहावरा सुना है, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। ये सुनने में बहुत बुद्धिमानी भरा लगता है ना? लेकिन इस कथन पर गहरी नजर डालने की जरूरत है। सच तो ये है कि अपने आप में पैसा शायद खुशी ना लाए, लेकिन ये कुछ जरूरी चीजें खरीदता है, सुरक्षा, आजादी और अवसर। और हाँ, ये चीजें एक खुशहाल जीवन के लिए मौलिक हैं। कल्पना कीजिए कि महीने के अंत में बिलों की चिंता ना करनी पड़े या खर्चों की वजह से बिना झिझक अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। ये जानने की मन की शांति के बारे में सोचें कि आपके पास अप्रत्याशित घटनाओं के लिए एक इमरजेंसी फंड है। क्या ये खुशी नहीं है? पैसा जब अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो वित्तीय तनाव को दूर करता है और आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। समस्या ये है कि कई लोग इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, जैसे कि पैसा दुश्मन हो। लेकिन देखिए, हम यहाँ लापरवाही से खर्च करने या बिना उद्देश्य के दौलत जमा करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये अनुभवों को निधि देने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और दूसरों की मदद करने के लिए एक उपकरण के रूप में पैसे का उपयोग करने के बारे में है। एक उदाहरण, अपने परिवार के साथ यात्रा करना, अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करना या किसी ऐसे कारण का समर्थन करना जिसमें आप विश्वास करते हैं। इसके अलावा पैसे की कमी वास्तव में दुख पैदा कर सकती है। बिलों का भुगतान न कर पाने का लगातार तनाव या आपात स्थिति के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की चिंता खुशी के लिए बाधाएं हैं। जब आप अपने वित्त में महारत हासिल करते हैं तो आप बैंक में सिर्फ नंबरों से ज्यादा हासिल करते हैं, आप जीवन की गुणवत्ता हासिल करते हैं। पैसा खुशी की जड़ नहीं है, लेकिन ये इसे प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। और जब हम हमें सीमित करने वाले विश्वासों के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए सबसे बड़े को तोड़ते हैं, ये विचार कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। पहला झूठ, आप कुछ नहीं कर सकते। ये सभी झूठों में सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये आपसे बदलाव की शक्ति छीन लेता है। कितनी बार आपने सोचा है या किसी को ये कहते सुना है, मेरी वित्तीय स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है। इस तरह की सोच ही है जो इतने सारे लोगों को एक ही जगह पर फंसाए रखती है, शक्तिहीन महसूस कराती है। लेकिन सच ये है, आप हमेशा कुछ कर सकते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति को बदलना एक सरल कदम से शुरू होता है, ये समझना कि आप नियंत्रण में हैं
हाँ, ये स्वीकार करना डरावना हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने विकल्पों के लिए भी जिम्मेदार हैं, लेकिन ये मुक्तिदायक है। वित्तीय ज्ञान आज जितना सुलभ है, उतना पहले कभी नहीं था। आप निवेश, बचत, साइड इनकम और योजना के बारे में सीख सकते हैं और सीमित संसाधनों के साथ भी उन्हें लागू कर सकते हैं। छोटी शुरुआत करें। एक उदाहरण, इंडेक्स फंड जैसी छोटी राशियों के साथ एक निवेश खाता खोलें या अपने खाली समय का कुछ हिस्सा कुछ ऐसा सीखने के लिए समर्पित करें जो अतिरिक्त आय उत्पन्न कर सके। यहाँ तक कि उत्पादों को बेचना या सेवा प्रदान करना जैसी कोई सरल चीज भी एक शुरुआती प्रभाव पैदा कर सकती है। आपको एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस कहीं से शुरू करने की जरूरत है। सिस्टम चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप फंसे हुए हैं, क्योंकि ये आपको निर्भर बनाए रखता है। लेकिन सच तो ये है कि आप विकल्पों के बिना नहीं हैं। सही साधनों के साथ आप कर्ज से बाहर निकल सकते हैं, एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं और भविष्य के लिए निवेश भी कर सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से संभव है। राज ये है कि आप लगे रहें और रास्ते में योजना को समायोजित करते रहें। अगर आपने भी ऐसी स्थितियों का सामना किया है या इन झूठों पर काबू पाने की आपकी अपनी रणनीतियां हैं, तो उन्हें कमेंट्स में साझा करें। मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूं जहां हर कोई एक दूसरे से सीख सके और साथ मिलकर आगे बढ़ सके। अब जब इन सभी झूठों का पर्दाफाश हो गया है, तो सवाल ये है कि आप इस नए दृष्टिकोण के साथ क्या करने जा रहे हैं। ये आपके वित्त पर नियंत्रण करने और उस आजादी का निर्माण करने का शुरुआती बिंदु है, और इस सफर में हम प्रो बफेट HQ पर हमेशा आपके साथ हैं। सोचिए, आपके बैंक खाते में 50 लाख रुपए पड़े हैं। सुनने में तो यह एक समझदारी भरा फैसला लगता है ना? आखिरकार हाथ में कैश होने से एक सुरक्षा की भावना तो मिलती ही है। लेकिन आप गलत हैं। हर गुजरते दिन के साथ उस पैसे की कीमत कम हो रही है, और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन और आर्थिक संकट आपकी पूंजी की खरीदने की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और आप बस खड़े देख रहे हैं। आज बैंक या घर की तिजोरी में पैसा बेकार पड़ा रहने देना एक ऐसा फैसला है जो आपको कल बहुत महंगा पड़ सकता है। अब जरा ये सोचिए, अगर आपने यही 50 लाख रुपए कुछ साल पहले निवेश किए होते, तो आज इनकी कीमत कहीं ज्यादा हो सकती थी। सच तो यह है कि अपने पैसे को एक जगह रोककर आप बड़े मौकों को गंवा रहे हैं, और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। 10 ऐसे एसेट्स हैं जो न केवल आपके पैसे को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि उसे सुरक्षित रूप से बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं। ये एसेट्स संकटों के खिलाफ एक किले की तरह हैं, जो आपके बैंक खाते में पड़े पैसे से कहीं ज्यादा भरोसेमंद हैं। अगर आप सच में अपने वित्तीय भविष्य की परवाह करते हैं और उन जालों से बचना चाहते हैं जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। एक पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक अनुभवी निवेशक की तरह अपनी दौलत को सुरक्षित रखना और बढ़ाना सिखाने जा रहा हूं। और याद रखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है प्रो बफेट HQ का जाए, और जो ज्ञान आपको यहां मिलने वाला है वह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में सबसे अहम कदम हो सकता है। हाथ में कैश रखना एक सुरक्षित रणनीति लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह एक खतरनाक गलती साबित हो सकती है। अर्थव्यवस्था बहुत अस्थिर है, और सिर्फ बैंक की FD या सेविंग्स अकाउंट पर निर्भर रहना अपनी दौलत को महंगाई और आर्थिक संकट के सामने जोखिम में डालने जैसा है। वित्तीय सुरक्षा और विकास की असली कुंजी है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने निवेश को अलग अलग एसेट्स में फैलाना। ऐसा करके आप अपने जोखिम को कम करते हैं और अलग अलग आर्थिक परिदृश्यों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर 2008 के संकट से पहले आपका सारा पैसा सिर्फ रियल एस्टेट में लगा होता, तो नुकसान बहुत बड़ा होता। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा स्टॉक्स, सोने और सरकारी बॉन्ड्स में भी लगाया था। उस व्यक्ति को भी झटका महसूस हुआ होगा, लेकिन उसके पास जल्दी उबरने का बेहतर मौका था।
डाइवर्सिफाई करना रणनीतिक रूप से अपने दांव को फैलाने जैसा है। यह सुनिश्चित करना कि जब एक सेक्टर नीचे जा रहा हो तो दूसरे उसे संभाल सकें। यह रणनीति सिर्फ नुकसान से बचाने के लिए नहीं, बल्कि विकास के अवसरों को पकड़ने के लिए भी है। डाइवर्सिफाई करके आप कई तरह के एसेट्स तक पहुंच पाते हैं जो अलग अलग समय पर बढ़ सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए अपने निवेश को अलग अलग प्रकार के एसेट्स में बांटने के बारे में सोचना आदर्श है। कुछ पैसा इक्विटी यानी शेयरों में, कुछ कीमती धातुओं जैसे सोने में, शायद थोड़ा सरकारी बॉन्ड्स में। शुरुआत करने के लिए आपको विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड्स और ETFs हैं जो एक ही निवेश के साथ पूरे शेयर बाजार में एक्सपोजर देकर डाइवर्सिफिकेशन को आसान बनाते हैं। यह सब कर्जे अपनी पूंजी को फैलाते हुए सुरक्षित रूप से धन जमा करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। डाइवर्सिफाई करना जल्दी से जल्दी मुनाफा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ठोस नींव बनाने के बारे में है जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। महान निवेशक इस बात को समझते हैं और इसीलिए वे हमेशा अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते रहते हैं। किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार रहना ही दौलत बनाने की असली कला है। अब जब आप समझ गए हैं कि डाइवर्सिफिकेशन आपकी दौलत को कैसे सुरक्षित और बढ़ा सकता है, तो अब उन खास एसेट्स के बारे में जानने का समय है जो इस रणनीति का हिस्सा बन सकते हैं। और उनमें से पहला है सेफ हेवन करेंसी। ऐसी मुद्राएं जो संकट के समय चमकती हैं। जब वित्तीय बाजार ढह जाता है और सब कुछ गिरता हुआ लगता है, तो सेफ हेवन करेंसी जैसे अमेरिकी डॉलर, स्विस फ्रैंक आदि आपकी सुरक्षा कवच होती हैं। ये मुद्राएं ठीक तब मजबूत होती हैं जब बाजार में घबराहट का माहौल होता है। अब आप सोचेंगे कि एक आम भारतीय निवेशक इन विदेशी मुद्राओं का फायदा कैसे उठाए। सीधे तौर पर विदेशी करेंसी खरीदना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका एक स्मार्ट तरीका है। आप उन भारतीय म्यूचुअल फंड्स या ETFs में निवेश कर सकते हैं जो अमेरिकी या वैश्विक बाजारों में निवेश करते हैं, जैसे कि वो फंड्स जो NASDAQ 100 या S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जब आप इनमें निवेश करते हैं तो आपका पैसा अप्रत्यक्ष रूप से डॉलर में लग जाता है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो आपके इस निवेश की वैल्यू रुपये में अपने आप बढ़ जाएगी। यह रुपये की गिरावट से बचने का एक शानदार तरीका है। यह आपकी दौलत को सिर्फ बचाता ही नहीं, बल्कि वैश्विक विकास का हिस्सा भी बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मेरे पैसे को शेयरों या करेंसी पर निर्भर हुए बिना बढ़ाने के दूसरे विकल्प क्या हैं? यहीं पर अगला एसेट आता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी चीज में निवेश कर रहे हैं जिसे आप छू सकते हैं, जिसका एक असली मूल्य है। चलिए कीमती धातुओं और कमोडिटीज के बारे में बात करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह दौलत को बचाने और बढ़ाने का एक सदियों पुराना रहस्य है। अब समय आ गया है कि करेंसी और फाइनेंशियल एसेट्स से आगे बढ़कर सोचा जाए। क्या आपने कभी चांदी, तांबा और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं या तेल, प्राकृतिक गैस और कृषि उत्पादों जैसी जरूरी कमोडिटीज में निवेश करने का सोचा है? इन वस्तुओं का मूल्य पैसे या शेयरों पर नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी जरूरत पर निर्भर करता है। जब महंगाई बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है, तो इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिससे आपकी खरीदने की शक्ति सुरक्षित रहती है। भारत में अप्सा में आप कमोडिटी बाजार में सीधे फ्यूचर्स के जरिए या फिर कमोडिटी ETFs और गोल्ड ETFs जैसे आसान तरीकों से निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास बस एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। ये एसेट्स न केवल सुरक्षा के लिए, बल्कि लंबी अवधि में ग्रोथ के लिए भी बेहतरीन हैं। दुनिया को हमेशा इन चीजों की जरूरत रहेगी, इसलिए इनमें किया गया निवेश आपको हमेशा फायदा दे सकता है। बात करते हैं औद्योगिक कमोडिटीज की, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन है। तांबा, एल्यूमीनियम, स्टील जैसी चीजें हर उद्योग की जरूरत है, घर बनाने से लेकर मोबाइल फोन बनाने तक। जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, तो इन कच्चे मालों की मांग आसमान छूती है और इनकी कीमतें भी बढ़ती हैं। आप सीधे इन कमोडिटीज में ट्रेड करने के बजाय
उन कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं जिनका कारोबार इन पर निर्भर करता है, जैसे कि मेटल सेक्टर की बड़ी कंपनियां, टाटा स्टील, हिंडाल्को या तेल और गैस से जुड़ी कंपनियां, रिलायंस, ONGC। जब इन कमोडिटीज की मांग बढ़ती है तो इन कंपनियों के मुनाफे और शेयर की कीमत भी बढ़ने की पूरी संभावना होती है। यह महंगाई से बचने और देश के विकास का सीधा फायदा उठाने का एक स्मार्ट तरीका है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। लेकिन रुकिए, आपको प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसका एक आसान रास्ता है REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। इनके जरिए आप देश के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग्स और बिजनेस पार्क्स में छोटी सी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, वो भी बिना लाखों करोड़ों खर्च किए। REITs स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होते हैं और आप इन्हें किसी भी शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं। भारत में कुछ पॉपुलर REITs हैं, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT या ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। इनमें निवेश करके आप भारत के बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज के मालिक बन जाते हैं और उनके किराए से आपको नियमित आय यानी डिविडेंड मिलता है। यह बिना कोई प्रॉपर्टी संभाले रियल एस्टेट से पैसिव इनकम कमाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और आखिर में बात करते हैं उस एसेट की जो हर भारतीय के दिल के करीब है, सोना। जब बाजार में उथल पुथल होती है तो सोना हमेशा एक सुरक्षित किले की तरह खड़ा रहता है। हजारों सालों से सोने ने अपनी कीमत बनाए रखी है। यह महंगाई और करेंसी की गिरावट के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। आप या तो सीधे भौतिक सोना खरीद सकते हैं, जैसे कि सोने के सिक्के या बिस्किट, जो हम भारतीय सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टोरेज और सुरक्षा के झंझट से बचना चाहते हैं तो गोल्ड ETFs जैसे गोल्ड बीज एक बेहतरीन विकल्प हैं, जिन्हें आप शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं। या फिर सरकार द्वारा समर्थित सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs तो सबसे शानदार तरीका है, जहां आपको न सिर्फ सोने की बढ़ती कीमत का फायदा मिलता है, बल्कि सरकार आपको आपके निवेश पर 2.5% का सालाना ब्याज भी देती है। सोने में निवेश सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि स्थिरता और मन की शांति भी देता है। कीमती धातुएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए चांदी को ही ले लीजिए। यह सिर्फ पैसे को सुरक्षित रखने का जरिया नहीं है, बल्कि टेक इंडस्ट्री में वो शाखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सोलर पैनल बनाने तक में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि चांदी की कीमत सिर्फ बाजार के सेंटिमेंट पर ही नहीं, बल्कि औद्योगिक मांग पर भी निर्भर करती है, जिससे इसमें ग्रोथ के अच्छे मौके बनते हैं। इसी तरह प्लैटिनम और पैलेडियम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, खासकर गाड़ियों में लगने वाले कैटालिटिक कन्वर्टर्स बनाने में। जैसे जैसे दुनिया साफ सुथरी टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, इन धातुओं का महत्व और भी बढ़ सकता है। सोने और अन्य कीमती धातुओं में निवेश करना सिर्फ एक रक्षात्मक रणनीति नहीं है। वैश्विक संकटों के समय, जैसे कि कोरोना महामारी या 2008 के वित्तीय संकट के दौरान, सोने की कीमतें आसमान छू गई थीं। जिन लोगों ने इस एसेट में पैसा लगाया था, वे न केवल अपनी पूंजी को बचा पाए, बल्कि उन्होंने अपने निवेश के मूल्य में एक महत्वपूर्ण वृद्धि भी देखी। यह दिखाता है कि सोना सिर्फ पैसे को बचाता ही नहीं, बल्कि यह दौलत बनाने का एक शक्तिशाली जरिया भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोने की सुरक्षा को उन निवेशों के साथ कैसे जोड़ सकता हूं जो मुझे नियमित आय यानी पैसिव इनकम दें? चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगले विषय में हम शेयरों में निवेश करने के एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जो आपको नियमित रूप से भुगतान कर सकता है। डिविडेंड स्टॉक फंड्स। अगर आप एक ठोस पैसिव इनकम बनाने में रुचि रखते हैं तो आप इसके बारे में जरूर सुनना चाहेंगे। यदि आप दौलत बनाने के साथ साथ आय का एक स्थिर स्रोत भी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो डिविडेंड स्टॉक फंड्स ठीक वही हो सकते हैं जिसकी आपको तलाश है। ये फंड्स उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में बांटती हैं। इसका मतलब है कि निवेश करके आप न केवल इन कंपनियों के विकास में वह हिस्सा लेते हैं, बल्कि आपको एक नियमित पैसिव इनकम भी मिलती है।
यह एक ऐसा पेड़ लगाने जैसा है जो बढ़ने और समय के साथ मूल्यवान होने के अलावा आपको लगातार फल भी देता है। जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं वे आमतौर पर बड़ी, स्थापित और स्थिर कारोबार वाली होती हैं, जैसे कि एफएमसीजी या फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनियां। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर या इन्फोसिस जैसी कंपनियों का डिविडेंड देने का एक लंबा और भरोसेमंद इतिहास रहा है, यहां तक कि मुश्किल समय में भी। अब आप डिविडेंड स्टॉक फंड्स में कैसे निवेश कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका है डिविडेंड फोकस्ड ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स के जरिए। भारत में कई ऐसे फंड्स हैं जो डिविडेंड देने वाली मजबूत कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये फंड्स आपको अलग अलग स्टॉक चुने बिना कई डिविडेंड देने वाली कंपनियों में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर प्रदान करते हैं। इस तरह आपके पास पैसिव इनकम उत्पन्न करने वाले शेयरों का एक ठोस पोर्टफोलियो हो सकता है। नियमित आय प्रदान करने के अलावा डिविडेंड की असली ताकत कंपाउंडिंग के प्रभाव में निहित है। जब आप प्राप्त डिविडेंड को फिर से निवेश करते हैं तो उनका उपयोग और अधिक शेयर खरीदने के लिए किया जाता है, जिससे कंपनी में आपकी हिस्सेदारी और भविष्य के डिविडेंड का मूल्य बढ़ता है। यही अवत्यूह एक ऐसा चक्र बनाता है जहां आपका रिटर्न समय के साथ तेजी से बढ़ता है। यह रसीपसी रणनीति भी आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा अंतर ला सकती है और आपकी दौलत बनाने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। डिविडेंड स्टॉक फंड्स का एक और फायदा यह है कि वे आय और पूंजीगत वृद्धि के बीच एक संतुलन प्रदान करते हैं। आपको सिर्फ डिविडेंड ही नहीं मिल रहा है, बल्कि आप स्टॉक की कीमतों में वृद्धि में भी भाग ले रहे हैं। जब ब्याज दरें कम होती हैं और सरकारी बॉन्ड्स जैसे रूढ़िवादी निवेश कम रिटर्न दे सकते हैं, तो डिविडेंड उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाते हैं जो सुरक्षा से समझौता किए बिना रिटर्न चाहते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं या अतिरिक्त आय सुरक्षित करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तो डिविडेंड स्टॉक फंड्स आपके लिए आदर्श हो सकते हैं। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। डिविडेंड के अलावा अन्य एसेट्स भी हैं जो स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगर आप कुछ और भी रूढ़िवादी और कम अस्थिरता वाला कुछ पसंद करते हैं, तो सरकारी बॉन्ड्स एक स्मार्ट विकल्प हो सकते हैं। अगले विषय में हम पता लगाएंगे कि ये बॉन्ड्स कैसे आपके पोर्टफोलियो की वह ठोस नींव बन सकते हैं जिसकी शायद कमी हो। बने रहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, तो सरकारी बॉन्ड्स आपकी दौलत की रक्षा करने और एक स्थिर आय सुनिश्चित करने के लिए आदर्श विकल्प हो सकते हैं। ये बॉन्ड्स सरकार द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं और इन्हें सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि वे खुद सरकार द्वारा समर्थित होते हैं, जिसका मतलब है कि डिफॉल्ट का जोखिम लगभग शून्य है। कई लोगों के लिए विशेष रूप से अनिश्चितता के समय में अपनी पूंजी का एक हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स में रखना एक बुद्धिमान और रूढ़िवादी निर्णय है। भारत में आप सरकारी सिक्योरिटीज, G-Secs या ट्रेजरी बिल्स, T-Bills में निवेश कर सकते हैं। ये नियमित ब्याज भुगतान की सुरक्षा प्रदान करते हैं और अवधि के अंत में आपको अपना निवेश किया हुआ पैसा वापस मिल जाता है। यह पूंजी को संरक्षित करने का एक कुशल तरीका है, खासकर यदि आप लंबी अवधि की रणनीति की तलाश में हैं। सरकारी बॉन्ड्स में निवेश का फायदा यह है कि आपको ठीक पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है। अगर आप शेयर बाजार की अस्थिरता से चिंतित हैं, तो सरकारी बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को वह मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं जिसकी शायद कमी हो। इसके अतिरिक्त कई बॉन्ड्स महंगाई से जुड़े होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, जिसका मतलब है कि उनका रिटर्न बढ़ती महंगाई के साथ तालमेल बनाए रखता है। आपकी पूंजी को महंगाई के नकारात्मक प्रभाव से साफ से बचाता है। एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि सरकारी बॉन्ड्स बेहद तरल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको बॉन्ड की मैच्योरिटी से पहले अपने पैसे की जरूरत है, तो आप उन्हें आसानी से सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। आप सरकारी बॉन्ड्स में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के माध्यम से सीधे या बॉन्ड फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के जरिए आसानी से निवेश शुरू कर सकते हैं। जबकि सरकारी बॉन्ड्स पूंजी को संरक्षित करने
और स्थिर आय सुनिश्चित करने के लिए बहुत अच्छे हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शेयरों जैसे जोखिम भरे एसेट्स की तुलना में विकास सीमित हो सकता है। हालांकि वे एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। रहस्य यह है कि बॉन्ड्स की सुरक्षा को अन्य ग्रोथ एसेट्स के साथ जोड़ा जाए ताकि जोखिम और रिटर्न के बीच आदर्श संतुलन प्राप्त हो सके। अब जब आप एक सुरक्षित पोर्टफोलियो की नींव के रूप में सरकारी बॉन्ड्स के महत्व को समझ गए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि विस्फोटक विकास क्षमता वाले उच्च जोखिम वाले एसेट्स के बारे में क्या? जवाब क्रिप्टो करेंसी में निहित है। अगले विषय में हम पता लगाएंगे कि ये डिजिटल एसेट्स कैसे अद्वितीय अवसर ला सकते हैं, लेकिन उन जोखिमों के साथ जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। क्रिप्टो करेंसी निस्संदेह हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा चर्चित और बहस वाले एसेट्स में से एक हैं। 2009 में बिटकॉइन के उद्भव के बाद से क्रिप्टो बाजार एक अज्ञात जगह से एक वैश्विक वित्तीय क्रांति बन गया है। ये डिजिटल मुद्राएं पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली का एक विकल्प प्रदान करती हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस सारी क्षमता के साथ अस्थिरता भी आती है। क्रिप्टो करेंसी असाधारण रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन आपको उनके तेज उतार चढ़ाव से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। क्रिप्टो बाजार अस्थिर है और घंटों के भीतर नाटकीय रूप से बदल सकता है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश कैसे शुरू करें, तो भारत में विकल्प पहले से कहीं ज्यादा सुलभ हैं। सबसे आम तरीका वाजीरेक्स, CoinDCX या CoinSwitch Kuber जैसे भारतीय एक्सचेंजों के माध्यम से है, जहां आप क्रिप्टो करेंसी खरीद, बेच और स्टोर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का आकर्षण सिर्फ उनकी कीमत बढ़ने की क्षमता में नहीं है। इनके पीछे की ब्लॉकचेन तकनीक में वित्त से लेकर स्वास्थ्य सेवा और लॉजिस्टिक्स तक पूरे उद्योगों को बदलने की शक्ति है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, वे एक तरह से टेक्नोलॉजी और विकेंद्रीकरण के भविष्य पर दांव लगा रहे हैं। बेशक बड़े अवसरों के साथ बड़े जोखिम भी आते हैं। सरकारी नियम, तकनीकी प्रगति और यहां तक कि जनता की रुचि भी क्रिप्टो करेंसी के मूल्य को नाटकीय रूप से प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो बाजार अत्यधिक सट्टा है। अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा इस बाजार में निवेश करना विकास की क्षमता बढ़ाने के लिए एक दिलचस्प रणनीति हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है कि यह वह राशि हो जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को अपनी डाइवर्सिफिकेशन रणनीति में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो याद रखें कि यह आपके निवेश पोर्टफोलियो की पहेली में सिर्फ एक और तत्व है। क्रिप्टो नवाचार और दीर्घकालिक विकास पर दांव लगाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन उन्हें शेयरों या बॉन्ड्स जैसे अधिक स्थिर और अनुमानित एसेट्स के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी पहले से ही रोमांचक है, तो एक और भी दिलचस्प अवधारणा के बारे में सुनने तक प्रतीक्षा करें। एंटी फ्रैजाइल एसेट्स। ये ऐसे एसेट्स हैं जो अस्थिरता और अराजकता से सिर्फ बचते ही नहीं, बल्कि उन परिदृश्यों में और भी मजबूत हो जाते हैं। जानना चाहते हैं कि ये एसेट्स कैसे काम करते हैं? अगले विषय में हम इस अभिनव अवधारणा में गोता लगाएंगे। क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सुना है जो न केवल संकटों का सामना करती है, बल्कि अराजकता के बीच वास्तव में मजबूत होती है? यही एंटी फ्रैजाइल एसेट्स के पीछे की अवधारणा है, या उच्च अस्थिरता के दौर से गुजर रहा होता है। यह हस्पुइज़ी अवधारणा लेखक नसीम तालेब द्वारा लोकप्रिय की गई थी। अत्याधुनिक तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी या फिनटेक जैसे इनोवेटिव कंपनियों और विघटनकारी क्षेत्रों के बारे में सोचें। इन कंपनियों को अक्सर एंटी फ्रैजाइल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे अनिश्चित परिदृश्यों में अनुकूलन और विकास कर सकती हैं। एंटी फ्रैजाइल एसेट्स में निवेश करने का मतलब नवाचार पर दांव लगाना है। भारत में आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिनका संकट के समय में विकास का इतिहास रहा है। विघटनकारी तकनीक विकसित करने वाली कंपनियां या उच्च विकास वाले क्षेत्रों में नवाचार करने वाले स्टार्टअप अच्छे उदाहरण हैं। टेक्नोलॉजी या होनहार स्टार्टअप्स पर केंद्रित फंड्स में निवेश करना इस विचार से जोड़ने का एक तरीका है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एंटी फ्रैजाइल एसेट्स क्षमता से भरे होने के बावजूद
निवेश करने के लिए एक निश्चित डिग्री के साहस की भी आवश्यकता होती है। वे अप्रत्याशित परिदृश्यों में फलते फूलते हैं, लेकिन वही अप्रत्याशितता दोधारी तलवार हो सकती है, बियसती है। अब जब आप एंटी फ्रेजिलिटी की अवधारणा को समझ गए हैं, तो एक व्यापक और अधिक सुलभ निवेश विकल्प को देखने का समय है, जो सुरक्षा और विकास को जोड़ता है। इंडेक्स फंड्स। अगले विषय में हम पता लगाएंगे कि ये फंड्स कैसे आपके जीवन को सरल बना सकते हैं और आपको वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जा सकते हैं। यदि आप बाजार में निवेश करने का एक सरल, सुलभ और कुशल तरीका ढूंढ रहे हैं, तो इंडेक्स फंड्स आदर्श विकल्प हैं। ये फंड्स निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे एक विशिष्ट सूचकांक के प्रदर्शन को दोहराने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसका मतलब है कि आप शेयरों की एक टोकरी में निवेश कर रहे हैं जो पूरे क्षेत्र या यहां तक कि पूरे बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से कई का एक छोटा सा हिस्सा रखने जैसा है, बिना व्यक्तिगत स्टॉक चुने। इंडेक्स फंड्स का सबसे बड़ा फायदा डाइवर्सिफिकेशन है। एक ही निवेश के साथ आप सैकड़ों कंपनियों में एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सिर्फ एक या दो शेयरों पर निर्भर रहने का जोखिम काफी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 ETF में निवेश करके आप भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस, HDFC बैंक और इन्फोसिस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। इसके अतिरिक्त इंडेक्स फंड्स अपने कम शुल्क के लिए जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। वे स्वचालित रूप से एक सूचकांक के प्रदर्शन का पालन करते हैं। यह सरलता प्रबंधन लागत को कम करती है और आपको इसका लाभ मिलता है। लंबी अवधि के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने लगातार ठोस औसत रिटर्न दिया है, जो कई सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड्स को पछाड़ता है। यदि आपने पिछले 20-30 वर्षों में लगातार इनमें निवेश किया होता, तो आपने अपनी पूंजी को काफी बढ़ते हुए देखा होता, बिना जटिल निर्णय लेने की आवश्यकता के। अंत में इंडेक्स फंड्स उन लोगों के लिए एकदम सही हैं जो सुविधा चाहते हैं। यदि आपके पास रोजाना बाजार का अनुसरण करने का समय या रुचि नहीं है, तो ये फंड्स आपको इस विश्वास के साथ निवेश करने की अनुमति देते हैं कि आप बाजार के साथ कुशलता से तालमेल बनाए हुए हैं। अब जब आप इंडेक्स फंड्स के लाभों को जानते हैं, तो अगला कदम उन सभी चीजों को समेकित करना है जिन पर हमने चर्चा की है। अपने निवेशों में विविधता लाना एक रणनीति से बढ़कर है। यह आपकी दौलत की रक्षा करने और इसे समय के साथ जमा करने की एक आवश्यकता है। जैसा कि हमने देखा है, बैंक में पैसा रखना सुरक्षित नहीं है। इसके विपरीत आप लगातार मूल्य खोने का जोखिम उठा रहे हैं। जिन ठोस एसेट्स पर हमने चर्चा की है, उनमें निवेश करके आप न केवल अपनी पूंजी को संरक्षित करते हैं, बल्कि विकास के वास्तविक अवसर भी पैदा करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है आप इस जानकारी के साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इन अवधारणाओं को लागू करने और अपने वित्तीय भविष्य को बदलना शुरू करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग रातों रात नहीं होता है, लेकिन यह स्मार्ट निर्णयों और अनुशासन के साथ बनाया जाता है। अगला कदम आप पर है। क्या आप अपनी वित्त में सुधार जारी रखने और अपनी दौलत बनाने के लिए और टिप्स और रणनीतियां चाहते हैं? अगर आप और भी सीखना चाहते हैं, तो हम आपके पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए शक्तिशाली नए विचारों के साथ 1 भाग 2 बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर और सामग्री लाऊं, तो एक टिप्पणी छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? और निश्चित रूप से, यदि आपने अभी तक प्रो बफेट HQs चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और अपनी दौलत को समझदारी से बचाने और बढ़ाने में मदद करने वाली सामग्री प्राप्त करते रहने के लिए सूचनाएं चालू करें। ज्ञान वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण में आपका सबसे बड़ा सहयोगी है और सबसे अच्छा निवेश हमेशा खुद में होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कैसी होती अगर पैसे बचाना इतना मुश्किल ना होता? क्या होता अगर जापान में पीढ़ियों से अपनाई जा रही कुछ साधारण आदतें पैसे के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकती हैं?
दोस्तों, जापान में बचत और योजना बनाना इतना कुशल है कि वे वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वालों के लिए एक वैश्विक मिसाल बन गए हैं। आज प्रो बफेट HQ पर मैं आपको ये 7 जापानी रहस्य बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, और इनके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे लगातार लिए गए फैसले चाहिए जिन्हें कोई भी किसी भी उम्र या आय का व्यक्ति अपना सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप रास्ते में ज्यादा नियंत्रण और सुकून महसूस करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं एक शक्तिशाली रहस्य का खुलासा करूंगा जो बाकी सभी को एक साथ जोड़ता है, एक ऐसा परिवर्तनकारी सबक जो आपके वित्त और दैनिक विकल्पों को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। अगर आपको लगता है कि पैसा हमेशा आपकी उंगलियों से फिसल जाता है, तो अब उन सबकों को सीखने का समय है जिन्हें जापानियों ने सदियों से महारत हासिल की है। क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलिए पहले रहस्य में गोता लगाते हैं जो बचत को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा भविष्य के लिए तैयार क्यों दिखते हैं, जबकि दूसरे महीने के अंत में गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं? जापान में पैसे बचाने का मतलब गुल्लक में सिक्के डालने से कहीं ज्यादा है। ये लगभग एक अनुष्ठान है। छोटी उम्र से ही वे सीखते हैं कि बचत भविष्य के सम्मान का पर्याय है, एक ऐसो मूल्य जो स्वयं और परिवार दोनों की रक्षा करता है। क्या होगा अगर आप इसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकें? सोचिए, इसका आपकी वित्तीय स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश में आज में जियो वाली संस्कृति अक्सर धन निर्माण में बाधा डालती है, लेकिन बचत को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना खेल को पूरी तरह से बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचा रहे हैं। ये न केवल सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि निवेश जैसे अवसरों के दरवाजे भी खोलता है ताकि आपका पैसा बढ़ सके या एक ऐसा सुरक्षा कवच बना सके जो आपको शांति से सोने दे। बचत करना शक्ति का एक कार्य है, एक ऐसी शक्ति जिसका कुछ ही लोग वास्तव में उपयोग करते हैं। अगर शुरू करना मुश्किल लगता है तो इसे मजेदार बनाने की कोशिश करें। एक बचत चुनौती बनाएं, जैसे 3 महीने में 50,000 रुपए बचाने का लक्ष्य रखें। इस लक्ष्य को घर पर एक चार्ट के साथ कल्पना करें या अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप का उपयोग करें। जापानी अपने वित्त की समीक्षा करने और अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए विशेष क्षण समर्पित करते हैं। ऐसा ही करने से पैसे के साथ आपका रिश्ता बदल सकता है। ये आपके वित्त के लिए जिम जाने जैसा है। बचत एक मानसिकता भी है। इसे एक त्याग के रूप में देखने के बजाय इसे एक उपलब्धि के रूप में देखें। आज बचाया गया हर रुपया आपके भविष्य के धन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। महंगे कैफे की कॉफी को घर पर बनी कॉफी से बदलने जैसे छोटे बदलाव 1 महीने में हजारों रुपए जोड़ सकते हैं। सरल लेकिन शक्तिशाली, ठीक उसी तरह का रहस्य जिसे जापानियों ने पीढ़ियों से महारत हासिल की है। असली जादू ये महसूस करने में है कि बचत खुद से एक प्रतिबद्धता है। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। जब आप बचत को प्राथमिकता देते हैं तो आप शांति और नियंत्रण का एक चक्र बनाते हैं। जापानी इसे इतनी स्वाभाविक रूप से करते हैं कि ये उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, अभी से, सरल लगातार कदमों के साथ। अब कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर एक सदियों पुरानी जापानी प्रथा हो जो इस विचार को अगले स्तर पर ले जाए। एक ऐसी विधि जो इतनी सरल और प्रभावी हो कि ये पैसे के साथ आपके रिश्ते में क्रांति ला सकती है। जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगला रहस्य आपको आश्चर्यचकित कर देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सदियों पुरानी जापानी विधि है जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलने में सक्षम है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? इस रहस्य को काकेबो कहा जाता है। ये सिर्फ एक बजट नहीं है, ये आपके वित्त के साथ एक वास्तविक संबंध विकसित करने का एक उपकरण है। जहां कई लोग स्वचालित ऐप्स पर भरोसा करते हैं, काकेबो कुछ गहरा सुझाव देता है। सब कुछ मैन्युअल रूप से लिखना, हाँ, कागज और कलम से। ये सरल लग सकता है, लेकिन ये अभ्यास आपको सचेत निर्णय लेने में मदद करता है और आवेगी खर्च को समाप्त करता है। ये काम करने से पहले एक कदम पीछे हटने जैसा है। यह सुनिश्चित करना कि आपका पैसा उन चीजों के साथ संरेखित हो जो वास्तव में मायने रखती हैं।
जापान में इस पद्धति का उपयोग व्यक्तिगत वित्त में स्पष्टता और उद्देश्य लाने के लिए किया जाता है। विचार शक्तिशाली प्रश्न पूछने का है, जैसे क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, या क्या ये खर्च मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब लाता है। इसे अपने जीवन में लागू करने की कल्पना करें। हर खर्च को लिखने से आप वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि अपनी आदतों को समायोजित करते हैं। आज के भारत में जहां ज्यादा खर्च करना और ईएमआई पर जीना लगभग एक जीवन शैली बन गया है, काकेबो नियंत्रण हासिल करने और कर्ज के पहाड़ से मुक्त होने का रहस्य हो सकता है। शुरू करने के लिए आपको कुछ भी फैंसी नहीं चाहिए। एक साधारण नोटबुक लें और इसे श्रेणियों में विभाजित करें: आय, निश्चित खर्चे, चाहतें और लक्ष्य। हर हफ्ते 15 मिनट अलग रखें ताकि आप जो कुछ भी खर्च कर चुके हैं उसकी समीक्षा कर सकें और मूल्यांकन कर सकें। क्या इससे मेरे जीवन में कोई मूल्य जुड़ा? ये छोटा सा अनुष्ठान आपके वित्त को व्यवस्थित करने के अलावा जवाबदेही की भावना पैदा करता है, जो कोई ऐप नहीं दे सकता। आखिरकार, अपनी लिखावट में लिखे नंबरों को देखने का एक भावनात्मक प्रभाव होता है जो आपको खर्च करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करता है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि काकेबो सिर्फ खर्चों में कटौती के बारे में नहीं है, ये आपके पैटर्न को समझने और उन चीजों में निवेश करने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये पहचान कर कि पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है, आप इसे बचत, निवेश या उन अनुभवों की ओर मोड़ सकते हैं जो वास्तव में खुशी लाते हैं। आवेगी खरीदारी पर 5,000 रुपए खर्च करने और उसी 5,000 रुपए को एक फंड में निवेश करने के बीच के अंतर की कल्पना करें। छोटे निर्णय बड़े प्रभाव पैदा करते हैं। आप अपने खर्चों का हिसाब कैसे रखते हैं? क्या आपने कभी हाथ से लिखने की कोशिश की है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में बताइए। यह विधि वित्त से परे भी लाभ प्रदान करती है। ये चिंतन और शांति का एक क्षण बढ़ावा देती है, लगभग एक ध्यानपूर्ण अनुष्ठान की तरह। आज की तेज तर्रार दुनिया में धीमा होना और अपने वित्तीय विकल्पों को देखना शायद वही हो सकता है जिसकी आपको जरूरत है। बस प्रवाह के साथ जाने के बजाय आप नियंत्रण लेते हैं और तय करते हैं कि आपका पैसा वास्तव में कहां जाना चाहिए। यही सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है। और यहाँ सबसे आकर्षक हिस्सा है, काकेबो सिर्फ एक व्यावहारिक उपकरण नहीं है, यह एक मानसिकता में बदलाव की ओर एक कदम है। अगर बचत धन निर्माण की नींव है, तो काकेबो वो नक्शा है जो आपको इस यात्रा पर मार्गदर्शन करता है। लेकिन हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। अगला रहस्य बताता है कि कैसे कम मालिकी ज्यादा जमा करने का रास्ता हो सकती है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? यहाँ एक और आकर्षक जापानी रहस्य है, कम ही ज्यादा है। जापान में मिनिमलिज्म सिर्फ एक चलन नहीं है, बल्कि जीवन का एक दर्शन है जो लोगों के पैसे और भौतिक संपत्ति को संभालने के तरीके को बदल देता है। वाबी साबी जैसी अवधारणाओं से प्रेरित, यानी सादगी की सुंदरता, कई जापानी आवश्यक को प्राथमिकता देते हैं और जरूरत से ज्यादा चीजों को खत्म कर देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? कम खर्च और ज्यादा स्वतंत्रता, दोनों वित्तीय और भावनात्मक। उस राहत की कल्पना करें जब आपको सिर्फ अतिरिक्त चीजों से भरी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे देश में ज्यादा उपभोग को अक्सर सफलता के बराबर माना जाता है। बड़े घर, महंगी कारें, नवीनतम गैजेट्स, लेकिन क्या ये सब वास्तव में खुशी लाता है? जापानी मिनिमलिस्ट हमें सिखाते हैं कि एक पूर्ण जीवन का रहस्य उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यहाँ एक व्यावहारिक उदाहरण है। अपने घर पर एक नजर डालें। आपके पास कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका आपने महीनों से उपयोग नहीं किया है? इन चीजों को बेचने या दान करने और पैसे या जगह का उपयोग अपने जीवन में एक नया चरण शुरू करने की कल्पना करें। क्या आपके घर में भी ऐसी चीजें हैं जो महीनों से इस्तेमाल नहीं हुई? आपकी इस पर क्या राय है? वित्तीय मिनिमलिज्म को लागू करने का एक सरल तरीका शॉपिंग डिटॉक्स के माध्यम से है। कुछ भी नया खरीदने से पहले अपने आप से पूछें, क्या ये सच में मुझे खुशी देता है या क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ? एक और शक्तिशाली तकनीक 24 घंटे का नियम है। किसी भी आवेगी खरीदारी से पहले एक दिन प्रतीक्षा करें। अक्सर आप महसूस करेंगे कि आपको इस जरूरत भी नहीं थी। ये छोटा सा रहस्य अनावश्यक खर्च को रोक सकता है और पैसे को किसी ज्यादा सार्थक चीज के लिए बचा सकता है, जैसे कि एक निवेश जो समय के साथ बढ़ता है। मिनिमलिज्म को आपके बजट पर भी लागू किया जा सकता है। इसके बारे में सोचें, क्या आपको वास्तव में उन सभी स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस या 1 दर्जन सेवाओं की जरूरत है जिनका आप मुश्किल से उपयोग करते हैं?
जो आवश्यक नहीं है उसे रद्द करने से सालाना हजारों रुपए मुक्त हो सकते हैं और वो पैसा मासिक शुल्क में गायब होने के बजाय धन निर्माण की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। एक सरल रहस्य जिसका बहुत कम लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन जो एक बड़ा अंतर ला सकता है। पैसे बचाने के अलावा मिनिमलिज्म आपको उन चीजों को महत्व देना सिखाता है जो आपके पास पहले से हैं। जापानी मानते हैं कि हर वस्तु को खुशी जगानी चाहिए। इस दृष्टिकोण को आपके वित्त में अनुवादित किया जा सकता है। केवल उसी पर खर्च करें जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ता है। उन अनुभवों में निवेश करने की कल्पना करें जो स्थायी यादें बनाते हैं, बजाय उन चीजों को जमा करने के जो सिर्फ जगह घेरती हैं। ये मानसिकता में बदलाव शक्तिशाली और परिवर्तनकारी है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है, जब आप मिनिमलिज्म को अपनाते हैं तो आप न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, बल्कि स्वाभाविक रूप से कर्ज से बचना भी शुरू कर देते हैं। अगले रहस्य में हम जानेंगे कि जापानी कैसे कर्ज के प्रति लगभग एक सांस्कृतिक घृणा के साथ और एक आश्चर्यजनक रणनीति के साथ पेश आते हैं, जो उपभोग और क्रेडिट के साथ आपके रिश्ते में क्रांति ला देगी। बेशक याद रखें कि ये सब उस अंतिम रहस्य से जुड़ता है जो इन अवधारणाओं को एक व्यावहारिक और परिवर्तनकारी सबक में बांधता है, इसलिए मेरे साथ बने रहें। अब यहाँ एक ऐसा रहस्य है जो हमारे देश में उल्टा लग सकता है, लेकिन ये जापानी मानसिकता का एक सच्चा स्तंभ है। हर कीमत पर कर्ज से बचना। दोस्तों, जापान में क्रेडिट या उधार बहुत कम सुलभ है, लेकिन इसे एक नुकसान के रूप में नहीं देखा जाता। इसके विपरीत ये ज्यादा आजादी के साथ जीने का एक अवसर है। कल्पना कीजिए कि आप सालों तक बचत करके नकद में एक कार या यहाँ तक कि एक घर खरीदते हैं। ये प्रतिबद्धता सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। ये उस तरह की मानसिकता है पैसे को देखने का आपका नजरिया बदल देती है। हमारे भारत में जहां क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स बटुए का एक विस्तार बन गए हैं, कर्ज जीवन का एक तरीका बन गया है। लेकिन यहाँ एक विचार है, क्या किश्तों EMI की सुविधा बिलों का पीछा करने की उस निरंतर भावना के लायक है? जापानी संस्कृति सिखाती है कि सच्चा धन किसी का कुछ भी बकाया न होने की स्वतंत्रता में निहित है। आप ही सोचिए, आपकी जिंदगी कितनी हल्की महसूस होगी अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन के ब्याज को अलविदा कह सकें। इस पर आपकी क्या राय है? क्या बिना कर्ज की जिंदगी आज संभव है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। शुरू करने के लिए एक सरल प्रणाली आजमाएं, जिसे लिफाफा प्रणाली कहते हैं। अपने बजट को श्रेणियों में विभाजित करें। खाना, परिवहन, मनोरंजन और संबंधित पैसे को लिफाफों में रखें। जब किसी श्रेणी का पैसा खत्म हो जाए तो आप जानते हैं कि रुकने का समय आ गया है। ये पुराना लग सकता है, लेकिन ये दृष्टिकोण नियंत्रण की एक ऐसी भावना पैदा करता है जो क्रेडिट कार्ड बस नहीं दे सकते। अगर क्रेडिट का उपयोग करना ही पड़े तो एक अटूट नियम बनाएं, हर महीने पूरा बैलेंस चुकाएं। इस तरह आप ब्याज के जाल में फंसे बिना रिवॉर्ड्स और कैशबैक जैसे क्रेडिट कार्ड के लाभ उठाते रहते हैं। एक और टिप, मौजूदा कर्जों को प्राथमिकता देना है। उन कर्जों से शुरू करें जिनकी ब्याज दरें सबसे ज्यादा हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप अपनी मानसिकता बदलते हैं। नकद में भुगतान करना सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये आपके विकल्पों को महत्व देने के बारे में है। हर खरीद ज्यादा सचेत और इरादतन हो जाती है। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसी जिंदगी बिना ब्याज के, बिना किश्तों के, आपके पैसे पर पूरे नियंत्रण के साथ। अच्छा लगता है ना? लेकिन अभी एक और रहस्य उजागर करना बाकी है। अगला सबसे शक्तिशाली में से एक है, खुद को और अगली पीढ़ियों को वित्तीय जाल में कभी न फंसने के लिए कैसे शिक्षित करें। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? यहाँ एक रहस्य है जिसमें जापानियों ने महारत हासिल की है, जिसे हम में से कई लोग अनदेखा कर देते हैं। वित्तीय शिक्षा जल्दी शुरू होती है। जापान में बच्चे छोटी उम्र से ही पैसे का मूल्य और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखते हैं। वे समझते हैं कि हर सिक्का प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है और वित्तीय विकल्पों के दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने बचपन से इस ज्ञान के साथ पैसे का प्रबंधन करना सीखा होता तो आज आप कहाँ होते?
सबसे अच्छी बात यह है कि सीखने या सिखाने में कभी देर नहीं होते। हमारे देश में कई लोग बचत, बजटिंग या निवेश जैसी बुनियादी अवधारणाओं को समझे बिना वयस्कता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सरल कार्यों से बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अपने बच्चों को उनकी पॉकेट मनी को 3 श्रेणियों में विभाजित करना सिखाएं: बचत, दान और खर्च। यह अभ्यास न केवल उन्हें पैसे का प्रबंधन करने के लिए तैयार करता है, बल्कि उदारता और जिम्मेदारी जैसे मूल्य भी पैदा करता है। और अगर आपको बचपन में ये अवसर नहीं मिला, तो अब आपके पास खुद को शिक्षित करने और इस चक्र को तोड़ने का मौका है। सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करने के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक हैं। प्रो बफेट HQ जैसे चैनल्स या अन्य पॉडकास्ट भी गाड़ी चलाते या चलते समय सुनने के लिए बेहतरीन संसाधन हैं। रहस्य ये है कि आप इस तरह की सामग्री के संपर्क में तब तक रहें जब तक कि यह आपकी दैनिक मानसिकता का हिस्सा न बन जाए। इसके अतिरिक्त सोचें कि आप अपने परिवार के दैनिक जीवन में वित्तीय शिक्षा को कैसे शामिल कर सकते हैं। साप्ताहिक किराने की खरीदारी को एक व्यावहारिक सबक में बदलने के बारे में क्या ख्याल है? दिखाएं कि कीमतों की तुलना कैसे करें, छूट की गणना कैसे करें और बचत के अवसरों की पहचान कैसे करें। इस तरह का अनुभव न केवल सिखाता है, बल्कि सीखने के इर्द गिर्द एक बंधन भी बनाता है। वित्तीय शिक्षा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये समस्याओं से बचने और लंबे समय में धन बनाने की नींव है। लेकिन जब आपात स्थिति आती है तो क्या होता है? जापानियों के पास इसके लिए भी एक विशेष तरीका है, एक ऐसा रहस्य जो आपको और आपके परिवार को अप्रत्याशित से बचा सकता है। यदि कोई एक रहस्य है जिसमें जापानियों ने किसी और की तरह महारत हासिल नहीं की है, तो वो है अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने की कला। जापान में भूकंप और तूफान जीवन का हिस्सा होने के कारण सावधानी की मानसिकता गहराई से अंतर्निहित है। ये सिर्फ भौतिक अस्तित्व पर ही नहीं, बल्कि वित्त पर भी लागू होता है। वे समझते हैं कि एक आपातकालीन कोष रखना बादल वाले दिनों में छाता ले जाने जैसा है। हो सकता है आपको इसकी कभी जरूरत न पड़े, लेकिन जब पड़ती है तो ये जीवन रक्षक होता है। हमारे यहाँ कई लोग बिना किसी बचत के जिंदगी जीते हैं, लेकिन क्या होगा अगर क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने के बजाय आपके पास अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए एक आपातकालीन कोष हो? सोचिए उस राहत के बारे में जब कार ठीक कराने, किसी मेडिकल खर्चे को संभालने या नौकरी जाने पर आपको कर्ज के जाल में नहीं फंसना पड़ेगा। यही वित्तीय तैयारी की असली शक्ति है। एक आपातकालीन फंड के लिए सुनहरा नियम सरल है: 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों के बराबर बचत करें। लेकिन शुरू करना भारी लग सकता है, इसलिए यहाँ एक जापानी रहस्य है: इसे धीरे धीरे बनाएं। एक अलग बचत खाते में एक स्वचालित मासिक हस्तांतरण सेट करें, भले ही ये महीने में सिर्फ 2000 रुपए ही क्यों ना हो। एक साल में आपके पास 24,000 रुपए होंगे। ये छोटा लग सकता है, लेकिन ये एक शुरुआत है। अपने फंड के विकास को तेज करने के लिए छोटी बचत चुनौतियों का उपयोग करें, या कोई भी अतिरिक्त पैसा जैसे बोनस या टैक्स रिफंड सीधे अपने आपातकालीन फंड में डालें। वित्तीय रूप से तैयार होने का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, इसका मतलब मन की शांति है। ये जानना आप बिना घबराहट के आपात स्थिति को संभाल सकते हैं, परिवर्तनकारी है। इससे भी बढ़कर ये उन लोगों के लिए आत्म प्रेम और जिम्मेदारी का एक कार्य है जो आप पर निर्भर हैं। जापान में ये मानसिकता लगभग सहज है और कोई कारण नहीं है कि ये आपके लिए भी ना हो। लेकिन ये अकेला काम नहीं करता। एक अंतिम जापानी रहस्य है जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है और पैसे के साथ आपके रिश्ते को एक पूरे नए स्तर पर ले जाता है। क्या आप पहेली के अंतिम टुकड़े की खोज के लिए तैयार हैं? अगर कोई एक रहस्य है जो जापानी वित्त को मजबूत रखता है, तो वो है समुदाय और परिवार की शक्ति। जापान में परिवार न केवल पल साझा करते हैं, वे वित्तीय जिम्मेदारियां भी साझा करते हैं। एक ऐसी प्रणाली की कल्पना करें जहां हर कोई बड़ी खरीदारी में योगदान देता है या एक दूसरे को बचाने में मदद करता है।
हमारे भारत में स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, लेकिन ये अक्सर अकेले बोझ उठाने की कीमत पर आता है। क्यों ना इस स्क्रिप्ट को पलट दिया जाए। वित्तीय लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने के लिए दोस्तों या परिवार के साथ छोटे समूह बनाने के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन की लागत को विभाजित करना या एक सामूहिक आपातकालीन कोष बनाना। ये न केवल खर्चों को कम करता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। आखिरकार धन निर्माण एक टीम प्रयास हो सकता है और होना भी चाहिए। इस रहस्य की असली ताकत पैसे से परे है। भारत में पीढ़ियों के बीच वित्तीय सहायता एक परंपरा है। माता पिता बच्चों की मदद करते हैं, बच्चे माता पिता की, और सभी को लाभ होता है। ये एक ऐसी रणनीति है जो तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करती है और सभी को भविष्य के लिए तैयार करती है। याद रखें, प्रयासों का योग हमेशा व्यक्तिगत योगदान से बड़ा होता है। और अब जैसा कि वादा किया गया था, हम उस सबसे शक्तिशाली रहस्य पर पहुंचते हैं जिसका उपयोग जापानी वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए करते हैं। जानबूझकर धैर्य। जापान में बड़ी खरीदारी करने से पहले सही समय का इंतजार करना एक आम बात है। वे समझते हैं कि जल्दबाजी धन की दुश्मन है। आवेगी खरीदारी क्षणिक संतुष्टि ला सकती है, लेकिन उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना और बचत करना कहीं ज्यादा खुशी देता है। हमारे देश में आसान क्रेडिट और आकर्षक प्रमोशन आवेगी उपभोग को लगभग अनिवार्य बना देते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है, क्या आपको वास्तव में वो सब कुछ चाहिए जो आप पल की गर्मी में खरीदते हैं? जापानियों द्वारा बहुत महत्व दिया जाने वाला 30 दिन का नियम इसका जवाब हो सकता है। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले 1 महीने प्रतीक्षा करें। इस समय का उपयोग ये सोचने और मूल्यांकन करने के लिए करें कि क्या ये वास्तव में आवश्यक है। ज्यादातर समय आपको एहसास होगा कि आप इसके बिना रह सकते हैं। ये अभ्यास अभाव के बारे में नहीं है, बल्कि प्राथमिकता के बारे में है। धैर्य सफल निवेश की भी कुंजी है। त्वरित लाभ का पीछा करने के बजाय जापानी लगातार और लंबी अवधि में धन बनाना पसंद करते हैं। भारत में इसका अनुवाद निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड्स में या ठोस कंपनियों के शेयरों में निवेश करने में हो सकता है। विचार सरल है, आप अपने पैसे को बढ़ने के लिए जितना अधिक समय देंगे, इनाम उतना ही बड़ा होगा। अंत में धैर्य आत्म अनुशासन में एक सबक है। सही समय का इंतजार करना न केवल पैसे बचाता है, बल्कि वित्तीय अनुशासन भी बनाता है। एक ऐसा कौशल जो जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अब जब आपने सभी जापानी वित्तीय रहस्यों को जान लिया है, तो आगे क्या करना है ये आप पर निर्भर है। इनमें से प्रत्येक सिद्धांत एक बड़ी पहेली के एक टुकड़े की तरह है। जब एक साथ लागू किया जाता है तो वे वित्तीय स्वतंत्रता की एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं। प्रो बफेट HQ पर हमारा मिशन आपको यही ज्ञान और उपकरण देना है ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। क्या आप इस ज्ञान को क्रिया में बदलने के लिए तैयार हैं?